स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल CGPSC इन में। दोस्तों, सहकारिता विभाग की जो अपेक्स बैंक की जो भर्तियां निकली हुई है उस पर जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 1962 इन पर जो है वो हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसमें मैक्सिमम जो पार्ट है वो 25 नंबर्स का अगर पाठ्यक्रम को देखें तो इसी से आता है और ये कई बच्चों को नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसका पूरा फ्री क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया है दोस्तों। ठीक है, तो ये डेली क्लास होगी। कल पहली क्लास अपलोड की थी जिसमें हम लोगों ने धारा 1 से लगाकर धारा 5 तक पढ़े थे। आज हम धारा 6 से लगाकर 7 तक जो है वो इसको अध्ययन करें, 6 से लगाकर 16 तक की धाराओं पर चर्चा करेंगे। एक बात दोस्तों, एक सुझाव आ रहा था कि सर इसके साथ एमसीक्यूज भी करवा देते, तो एमसीक्यूज में करवाऊंगा, ये बहुत जल्दी हम समाप्त कर लेंगे और इसके बाद हम कोशिश करेंगे अगर समय बचेगा तो एमसीक्यूज भी इसका करवाया जाए इससे संबंधित। अगर डायरेक्ट हम एमसीक्यूज करवाएंगे तो जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं मित्रों उनको समझ नहीं आएगा। ठीक है, और आज से या कल से आप लोगों को जो सीजी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज कंबाइंड कोशिश करूंगा दोनों एक साथ आपको समझाते हुए चलूं। दोनों के वर्ण, दोनों की जो कंडीशन है, संज्ञा है, संधि वगैरह है, तो आपको दोनों जो 20 नंबर का वो जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लासेस ये आज से मिल जाएंगी या कल से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक, तो चलिए हम आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक ही निवेदन है दोस्तों, क्लासेस अच्छी लगे तो बिल्कुल आप सहयोग कीजिएगा। सहयोग का मतलब आप लाइक कीजिएगा जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। चलिए, तो आज हम कल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पूरे विस्तृत रूप से एक एक शब्दों का अर्थ आपको समझाते हुए कोशिश करूंगा। क्वेश्चन इन्हीं में से ही बनेंगे, शब्दों को बस तोड़ मड़ोड़ के दिया जाएगा दोस्तों। इसको मैं एज इट इज इसलिए आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। टेलीग्राम जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से इसका टेलीग्राम भी आप डाउनलोड कर लेंगे। मैंने कहा कि इसको एज इट इज मतलब जैसा शब्द है वैसी शब्दों में लिखा हूं, क्योंकि इसी शब्दों में ही आपको क्वेश्चन पूछेगा। जो शब्द है इन्हीं शब्दों में आपको क्वेश्चन पूछेगा और फिर आप इधर उधर हो जाएंगे, आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों को ही लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हम चाहते दोस्तों तो इसको हम और भी सरल शब्दों में एक एक लाइन में समझा सकते थे, पर इन्हीं शब्दों को याद रखिए क्योंकि एज इट इज यहाँ से उठा के पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज हम प्रारंभ करेंगे धारा जो है वो 6 और 7 को। ठीक है, 6 और 7 से 16 तक जाएंगे। कल 5 तक पढ़े थे। धारा 6 जो है वो रजिस्ट्रीकरण की शर्तों की बात करता है। ठीक है, कोई भी सोसाइटी जो है वो रजिस्टर्ड कैसे होगा। ठीक, तो देखिए, पहला देखें, जिस सोसाइटी की सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो, मतलब एक सोसाइटी है केंद्रीय सोसाइटी, इसके अन्य सदस्य हैं, कई सोसाइटी हैं, उस सोसाइटी से भिन्न कोई भी सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी। इसको रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, जो सोसाइटी और इसके और भी सोसाइटी हैं, सदस्य सोसाइटी हैं, इनको रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा ऐसी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी यदि, यहां से कंडीशन है, देखिए इसको आप टुकड़ों में पढ़ेंगे पार्ट पार्ट में करके तो बहुत ढंग से आप पूरी चीजों को समझते हुए चलेंगे। देखिए, यदि वह कम से कम ऐसे 20 व्यक्तियों से मिलकर न बनी हो, मतलब पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, बहुत ढंग से समझेंगे, रजिस्ट्रीकरण की शर्त है मित्रों। यदि वह कम से कम ऐसे 20 व्यक्तियों से मिलकर ना बनी हो, मतलब व्यक्ति अगर 19 होगा तो इसका रजिस्ट्रीकरण नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। कम से कम 20 व्यक्तियों से मिलकर बनी होनी चाहिए, जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिए सक्षम हो तथा जो निकट के नातेदार ना होकर भिन्न भिन्न कुटुंब के हों। देखिए, यहाँ पर हम लोग जानते हैं संविदा भर्ती एक शब्द आता है, इसमें जो शब्द आया है मित्रों संविदा, संविदा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जो शब्द आ रहा है बार बार संविदा, संविदा का अर्थ होता है समझौता, कोई समझौता किसी के साथ किया। ठीक है, या कोई वादा कर दिया है, वादा है ना, वादा कर देते हैं जीवन मरण साथ निभाएंगे और एक साथ प्रेम
परवान चढ़ता है और उसके बाद जॉब लगने के बाद अलग अलग। ठीक, तो खैर कोई बात नहीं। समझौता या वादा, इसको क्या बोलते हैं? संविदा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? कम से कम 20 सदस्यों से न बनी हो तो उसका रजिस्ट्रीकरण नहीं होगा। और जो भारतीय संविदा अधिनियम, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप कितना धाराएं और कितनी चीजें, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको देखना पड़ेगा मित्रों, तो वो सब देखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें स्किप करने का है। लेकिन मैं एक एक धारा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या सही हो सकता है, क्या क्या प्रश्न वहां से पूछा जा सकता है, इस उद्देश्य से पूरी चीजें क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, कि धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिए, साझा करने के लिए, कोई समझौता करने के लिए, कोई वादा, किसी कार्य को लेकर कोई समझौता हुआ करने के लिए सक्षम हूं। ठीक है, वो जो 20 व्यक्ति हैं ये समझौता या कोई वादा या कोई इकरार करने के लिए सक्षम हो, जो निकट के नातेदार ना हो। अब देखिए यहाँ बहुत वो होता है ना, एक व्यक्ति घुस गया किसी बड़े पद पे, तो अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई को, अपने चाचा को, साला को, दादा दादी, जितने भी लोग हैं परिवार के, सबको कोई ना कोई पद प्रदान कर दिया जाता है। हमारे नेताओं में ये बहुत अच्छे से देखने को मिलता है ना। आप जानते ही हैं कौन कौन किस पद पर है, मैं जानना नहीं चाहता। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि वो निकट के नातेदार ना हो, भिन्न भिन्न कुटुंबों के हो। और कुटुंब क्या होता है अगर आपको नहीं पता है मित्रों, तो आप कल वाला जो है वो आप वीडियो जाकर देखिए, उसमें पूरी पारिभाषिक शब्दावली को मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है। और मैंने कल ही कहा था कि उन चीजों को आप समझेंगे तो आगे वाली क्लास जो है वो समझ में आएगी। ठीक है, तो भिन्न भिन्न कुटुंबों के हो, और उस दशा में जबकि कुटुंबों के होने चाहिए तब ये रजिस्टर्ड होगा। और उस दशा में जबकि सोसाइटियों के उद्देश्यों में से उसके सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों का सृजित किया जाना सम्मिलित हो। ठीक है, सृजित किया जाना सम्मिलित हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी। मतलब क्या कहा जा रहा है, उस दशा में जबकि सोसाइटी के उद्देश्य जो सदस्यों को उधार दी जाने वाली राशि मित्रों, उसका क्या किया जाता है? सृजन किया जाता है, कोई ना कोई सोर्स बनाया जाता है, कहीं से लाया जाता है। अगर ऐसा किया जाता है, उसके उद्देश्य में शामिल है ऐसा करना, तो इस अधिनियम के तहत वो रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 20 सदस्य हो, 20 सदस्य अलग अलग परिवार से हो, और वो संविदा, खैर ये कंडीशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 1872 के तहत संविदा करने में सक्षम हो, समझौता करने में सक्षम हो। दूसरा, उस सोसाइटी का जो उद्देश्य है वो सदस्यों को उधार तो दिया जाता है निधि, उन निधियों का सृजन करना यदि सम्मिलित है तो उसका रजिस्ट्री नहीं किया जाएगा इस अधिनियम के तहत। क्लियर है? मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट रूप से मैंने पैरा ए को आपको समझा दिया है। देखिए आगे बात करें, यदि ऐसे व्यक्ति उस दशा में के सिवाय जबकि रजिस्ट्रार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश दे, उसी नगर या ग्राम में या ग्रामों के किसी समूह में निवास न करते हों। ठीक है, तो इसमें कहा गया दोस्तों, रजिस्ट्रार अपना कोई आदेश या निर्देश साधारण है या निर्देश दे रहा है जो उसी नगर या ग्राम में या ग्रामों के किसी समूह में निवास न करता है, वो बाहर का भी है, लेकिन वो रजिस्ट्रार अगर चाह रहा है, वो विशेष आदेश दे रहा है, तो वो उसका रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैं जहां तक मेरा मानना है, इतना टिपिकल लैंग्वेज में ये नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इन सब चीज़ों को जो छोटा छोटा है वो स्किप भी करते हुए चलेंगे। और जो मैं बता रहा हूँ उसका आप नोट्स भी बनाते चलिए। टेलीग्राम लिंक में आपको ये पूरा PDF मिलेगा आज से, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसका नोट्स भी बनाते हुए चलिए। देखिए, परंतु अन्यतः विद्यार्थियों के फायदे के लिए बनाई गई कोई सोसाइटी इस बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी कि ऐसी सोसाइटी के सदस्यों ने उस विधि जिसके अध्याधीन वे हैं के अनुसार वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की गई है। ठीक है, अगर विद्यार्थियों के फायदे के लिए कोई सोसाइटी बनाई गई है, ठीक है, तो उस सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, भले ही वो सोसाइटी के सदस्य जो है उस विधि
जिसके अधीन रहकर वो कार्य कर रहे हैं, उस विधि में यदि ये लिखा हुआ है कि इतने वर्ष की उम्र होनी चाहिए और सदस्यों की आयु उस उम्र को प्राप्त नहीं करती, तो भी वो रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो सोसाइटी बनी है उसमें जो अधिनियम नियम है कि उसमें 20 वर्ष की आयु रहनी चाहिए, और यदि वहाँ के सदस्य 20 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करते हैं लेकिन वो विद्यार्थियों के फायदे के लिए बनी है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए, मैंने बताया था कि अगर कोई डाउट होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, उचित उत्तर मिल जाएगा मित्रों। परंतु यह और भी कि रजिस्ट्रार न्यूनतम सदस्यता की शर्त को ऐसी सोसाइटी के लिए जो किसी संगठन स्थापना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए संगठित की गई है, शिथिल कर सकेगा। ठीक है, अब ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, न्यूनतम सदस्य वाली जो चीज है, रजिस्ट्रार जो है वो उसको शिथिल कर सकेगा अगर वो संगठन जो है वो कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्थापित की गई हो। मतलब किसी कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई सोसाइटी बनाई गई तो उसमें भी सदस्यता की आयु को रजिस्ट्रार जो है वो शिथिल कर लेगा। अगर 21 वर्ष है तो उसको 20 कर सकता है, वो रजिस्ट्रार को ये पावर होगा। यहाँ पर याद रखेंगे नोट, प्राथमिक सोसाइटी आ रही है, देखिए दोस्तों, प्राथमिक सोसाइटी आगे हम देखेंगे। चलिए मैं इसको ऊपर कर लेता हूं। प्राथमिक सोसाइटी से अभिप्रेत है, इसको हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि प्राथमिक सोसाइटी की नीचे चर्चा होने वाली है, तो प्राथमिक सोसाइटी क्या है इसको आप जान लीजिए। प्राथमिक सोसाइटी से अभिप्रेत है वह सोसाइटी न तो शीर्ष सोसाइटी हो और न ही केंद्रीय सोसाइटी हो। तो जो शीर्ष सोसाइटी नहीं है, जो केंद्रीय सोसाइटी नहीं है, वो क्या होगी? प्राथमिक सोसाइटी होगी। ठीक, तो प्राथमिक सोसाइटी के संदर्भ में इसमें और पैरा है दोस्तों, परंतु यह और भी कि किसी प्राथमिक सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्रीकरण के समय कम से कम 33% महिला सदस्य होंगे। ठीक है, यदि वो प्राथमिक सोसाइटी है, शीर्ष सोसाइटी नहीं है, केंद्रीय सोसाइटी नहीं है, प्राथमिक सोसाइटी है, तो रजिस्ट्रीकरण के समय कम से कम कितने प्रतिशत महिला सदस्य होने चाहिए? रजिस्ट्रीकरण के लिए 33% महिला सदस्य होंगे। ठीक, मेरे ख्याल से समझ गए। यह और भी कि रजिस्ट्रार पर्याप्त कारणों से महिला सदस्यों की विहित प्रतिशतता की शर्तों को शिथिल कर सकेगा। बहुत ढंग से समझना। ठीक, रजिस्ट्रार प्राथमिक सोसाइटी है, यदि वो शीर्ष सोसाइटी नहीं है, केंद्रीय सोसाइटी नहीं है, क्या होता है? कल की क्लास में वेरी डिटेल चर्चा किए थे, आज फिर चर्चा करेंगे तो समय बहुत लगेगा दोस्तों, इसीलिए पहले कल का क्लास अवश्य देख लें। देखिए, इसके कहने का मतलब क्या है? रजिस्ट्रार जो है यदि प्राथमिक सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्री करता है तो उस समय वो उनके सदस्य की संख्या 33% महिला सदस्य होने चाहिए। ठीक है, ये इस अधिनियम में है। परंतु रजिस्ट्रार चाहे अगर कोई विशेष कारण हो, पर्याप्त कारणों से, तो महिला सदस्यों की जो विहित प्रतिशतता है 33%, उसको भी शिथिल कर सकता है, कम ज्यादा कर सकता है। कम ही करेगा, ज्यादा तो नहीं कर सकता है। क्लियर? तो ये दो चीजें याद रखेंगे रजिस्ट्रीकरण। दूसरा देखिए, शब्द परिसीमित या किसी भारतीय भाषा में, कल हम लोग पढ़े थे परिसीमित सोसाइटी, अपरिसीमित सोसाइटी, किसी भारतीय भाषा में उसका पर्याय प्रत्येक ऐसी सोसाइटी के जो कि इस अधिनियम के अधीन परिसीमित दायित्व सहित रजिस्ट्रीकृत की गई हो, नाम में अंतिम शब्द होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसको छोड़ देंगे। परिसीमित और परिसीमित से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा। ठीक है, और अगर आपको पढ़ना हो तो टेलीग्राम में मैं दे दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि भारतीय भाषा में उसका पर्याय चाहे प्रत्येक किसी सोसाइटी के जो कि इस अधिनियम के अधीन परिसीमित दायित्व सहित रजिस्ट्रीकृत की गई हो, नाम में अंतिम होगा, नाम में अंतिम शब्द होगा। ठीक है, तो ये परिसीमित सोसाइटी जो है वो परिसीमित दायित्व का निर्वहन करने के लिए रजिस्ट्रीकृत की गई है, वो केवल परिसीमित दायित्व का ही निर्वहन करेगी। वो अपरिसीमित दायित्व का निर्वहन करने के लिए उसका रजिस्ट्रीकरण नहीं होगा, और होगा तो उसके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, ये इसके माध्यम से बताया जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि इसको छोड़ दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। आगे चलते हैं।
रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन धारा नंबर 7, धारा नंबर 7 की बात करेंगे। रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन। पहला देखिए, रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन विहित प्रारूप में रजिस्ट्रार को किया जाएगा। किसको किया जाएगा? विहित प्रारूप में, जो प्रारूप निर्धारित है उस प्रारूप में उस सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए ये जो आवेदन है वो रजिस्ट्रार को किया जाएगा। उसके साथ सोसाइटी की प्रस्थापित उपविधियां और 4-4 प्रतिलिपियां, उपविधियों की 4-4 प्रतिलिपियां संलग्न होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो सोसाइटी है उसने अपने लिए जो नियम उपविधियां बनाई हैं, इस अधिनियम के अधीन रहते हुए, जो अधिनियम 1960 है दोस्तों, उसके अधीन जैसे क्या होता है कि एक अधिनियम बन गया सेंट्रल स्तर पे, है ना। जैसे पंचायती राज संस्था है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। पंचायती राज संस्था में केंद्र में जो प्रावधान किए गए हैं, प्रत्येक राज्य के लिए वो कुछ शिथिलता भी बरती गई है। सभी जगह केंद्रीय सिस्टम लागू हो ऐसा नहीं है, राज्य अपने हिसाब से उसमें फेरबदल कर सकता है। इसी प्रकार देखेंगे कहीं पर द्विस्तरीय पंचायती राज है, कहीं पर 3 स्तरीय पंचायती राज है, तो राज्य अपने हिसाब से क्या कर सकता है, उसको थोड़ा सा फेरबदल, नियमों में फेरबदल, अलग अलग नियम बना सकता है ही ऐसा, है ना। तो वैसे ही कहा गया है कि जो सोसाइटी होती है वो जब बनती है तो इस अधिनियम के अधीन अपने लिए वो कुछ उप नियम बनाती है, जिसको हम उपविधियां कहते हैं। तो उस उपविधियों की 4-4 प्रतिलिपियां संलग्न होनी चाहिए कहा गया है। वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसा आवेदन किया जाए, ठीक है, सोसाइटी के बारे में ऐसी जानकारी देगा जैसा कि रजिस्ट्रार अपेक्षित करेगा। देखिए, जो व्यक्ति आवेदन करता है उस आवेदक को रजिस्ट्रार जो जो जानकारी मांगेगा उसको देना पड़ेगा। केवल सिंपल सा ये यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए, मैं जो समझा रहा हूँ आप अपना नोट्स अपने हिसाब से बनाएंगे और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको जो है एग्जाम के समय जो नोट्स है वो बहुत अच्छे से काम आएगा। ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसी का पैरा का 7वां का आवेदन देखिए। किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में जिसकी सदस्य कोई अन्य सोसाइटी न हो, कम से कम 10 ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो धारा 6 की अपेक्षाओं के अनुसार अर्हित हों। ठीक है, धारा 6 अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, उसके अनुसार क्या हो, अर्हित हो, अर्हता रखते हो। ऐसी सोसाइटी की दशा में जिसकी सदस्य कोई अन्य सोसाइटी ना हो, कोई अन्य सोसाइटी होगी तो वो नहीं करेगा। कम से कम 10 ऐसे व्यक्ति, जो ऐसे सोसाइटी जिसका कोई और सोसाइटी सदस्य ना हो, उन सोसाइटी के कम से कम ऐसे 10 व्यक्ति धारा 6 की अपेक्षाओं के अनुसार अर्हित हों। जो जो उसमें बताया गया है उसके अनुसार क्या हो, जो धारा 6 की अपेक्षाओं के अनुसार अर्हित हो। और किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में जिसकी सदस्य कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो, प्रत्येक ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो सम्यक रूपेण प्राधिकृत किया गया हो। ठीक है, देखिए दोनों को समझ लेते हैं। क्या ये बोल रहे हैं मित्रों कि एक ऐसी सोसाइटी जिसका कोई भी दूसरा सोसाइटी सदस्य न हो, उसके कम से कम 10 व्यक्तियों द्वारा धारा 6 की अपेक्षाओं के लिए धारा 6 जो है उसमें जो अर्हता बताई गई है, जो भी है अर्हता मतलब उसकी योग्यता बताई गई है, उसमें वो अर्हित हो, योग्य हो, और उनमें से 10 व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाएगा, आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरे कंडीशन में ये कहा जा रहा है किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में जिसकी सदस्य कोई रजिस्ट्री की सोसाइटी हो, एक सोसाइटी के अंतर्गत उसके और भी सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत हो, तो प्रत्येक ऐसी रजिस्ट्री की सोसाइटी की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो सम्यक रूपेण प्राधिकृत किया गया हो। ये प्राधिकृत व्यक्ति कौन होता है इसको भी हम लोगों ने आगे पढ़ा है, ठीक है, कल की क्लास में पढ़ा है। तो यहां पर समझिए, प्रत्येक रजिस्ट्री की सोसाइटी की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो सम्यक रूपेण, सम्यक मतलब भली प्रकार से जो है वो समझौते के तहत सम्यक रूप से, एक समान रूप से, आप कई सारे इसका जो है वो अर्थ लगा सकते हैं। सम्यक रूपेण प्राधिकृत किया हो गया मतलब समान रूप से उन सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा उसको क्या किया गया है, अधिकृत किया गया है कि वो आवेदन कर सके।
तो वो क्या है जो है वो आवेदन करेगा। क्लियर है। और जहां उस सोसाइटी के समस्त सदस्य रजिस्ट्री की सोसाइटियां ना हो, अब देखिए, जहां उस सोसाइटी के समस्त सदस्य रजिस्ट्री की सोसाइटियां ना हो, ठीक है, वहां 10 अन्य सदस्यों द्वारा या जब अन्य सदस्य 10 से कम हो तो उन सब के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे ही कंडीशन में फंसाएगा। ठीक है, आप लोग इसको आराम से पढ़िएगा, इसका जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब ये जो स्टेटमेंट है ये सब काम आएंगे। ठीक, जहां सोसाइटी के समस्त सदस्य रजिस्ट्री की सोसाइटियां न हो, वहां 10 अन्य सदस्यों द्वारा या जब अन्य सदस्य 10 से कम हो तो उन सब के द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। सभी के सभी, यदि 10 सदस्य हैं तो ठीक है, 10 से कम है तो सभी के द्वारा क्या किया जाएगा, हस्ताक्षर करके आवेदन किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी धारा 7 और 8 की बातें। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब चलते हैं धारा 8 और 9। तो धारा 8 और 9 क्या है, पहला देखिए धारा 8, कतिपय प्रश्नों को विनिश्चित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति। मतलब जो प्रश्न है उसको निश्चित करना, वहां से कुछ प्रश्न उठ रहा है, कोई दिक्कत है तो उसको रजिस्ट्रार के पास क्या पावर है, इसके संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट धाराएं हैं आज जो चल रही हैं, आप इसको समझते हुए चलिएगा। जहां किसी सोसाइटी के बनाए जाने, उसका रजिस्ट्रीकरण किया जाने या उसके बने रहने के संबंध में या किसी व्यक्ति को सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकृत किए जाने के संबंध में कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत हो कि कोई व्यक्ति कृषक है या नहीं, अथवा कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है या नहीं, अथवा कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट वर्ग या उपजीविका से संबंधित है या नहीं, अथवा यहाँ किसी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में ऐसा ही कोई अन्य प्रश्न उद्भूत हो, वहाँ ऐसा प्रश्न रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। देखिए सिंपल सी बात है, वहां से सदस्यता के संबंध में या किसी अन्य व्यक्ति कृषक है या नहीं, या कोई क्षेत्र में निवास करता है कि नहीं, उस जगह का निवासी है या नहीं, इस प्रकार के कई सारे जो प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों का निराकरण कौन करेगा, रजिस्ट्रार ही करेगा। रजिस्ट्रार ही इसका को विनिश्चित करेगा। विशिष्ट रूप से निश्चित करेगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो इस जगह पर निवास करता है या ये कृषक है, या उसके जो भी उसके संबंध में प्रश्न उठा है उसका निराकरण करेगा और उसी का निश्चय अंतिम माना जाएगा। ठीक है, उसी का निश्चय क्या माना जाएगा, अंतिम माना जाएगा। तो धारा 8 में क्लियर किया गया है, सारा पावर किसके पास है, रजिस्ट्रार के पास है सदस्यता के संबंध में या और कोई सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण किए जाने के संबंध में कोई भी जो है वो विवाद या कोई भी ऐसी स्थिति बनती है, प्रश्न उठते हैं, तो उसका निराकरण केवल रजिस्ट्रार करेगा। इसका सीधा सीधा धारा 8 बता रहा है दोस्त। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। धारा 9 रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है। ये भी देखिए, यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाए कि किसी सोसाइटी ने इस अधिनियम अथवा नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया है और यह कि उसकी प्रस्थापित उपविधियां इस अधिनियम के नियमों को प्रतिकूल नहीं है, तो वह उस सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा। सिंपल सी बात, धारा 9 में रजिस्ट्रीकरण जो हम लोग पढ़ रहे थे धारा 7 से लगाकर, तो इसमें सिंपल सी बात ये कही गई है कि रजिस्ट्रार के पास यदि आवेदन आता है तो वो आवेदन वह देखेगा और उसको देखेगा कि इसमें कोई विवाद तो नहीं है, उसका समाधान हो जाए, है ना। सोसाइटी ने इस अधिनियम अथवा नियमों के उपबंध का जो अधिनियम है उसके अधिनियम के नियम जो है दोस्तों, उसके उपबंध जो है उसका अनुपालन किया है कि नहीं, उसको जो है वो ध्यान में रखा है कि नहीं, इस अधिनियम का जो नियम है उससे विपरीत या प्रतिकूल कोई नियम बनाकर तो नहीं किया गया है। ठीक है, इसके अलावा उसकी प्रस्थापित उपविधियां जो अपने लिए वो उपविधियां बनाया है
इस अधिनियम या नियमों के प्रतिकूल तो नहीं है जो अभी मैंने बताया, तो वह उस सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत कर देगा। मतलब कोई विरोधाभास ना हो, जो अधिनियम 1960 है और उसकी उपविधियों के बीच कोई विरोधाभास ना हो। यदि रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाता है आवेदन पत्र के मिलते, और उसमें जो 4 उपविधियों की कॉपी लगाई गई है उसको देखकर उसको ये समाधान हो गया, ये बिल्कुल सही है, ये कोई भी नियम का जो है वो उल्लंघन नहीं करती है, तो वो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रीकरण कर देगा। देखिए, लेकिन उसी में परंतु किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा यदि, ये नहीं वाले जो है उसको याद रखेंगे, रजिस्ट्रार की राय में उसके आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने की संभावना हो, और यह संभावना होगी कि उसका किसी अन्य सोसाइटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वो जो है दोस्तों सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा? यदि रजिस्ट्रार को यह लगता है कि ये आगे चलकर या आर्थिक दृष्टि से ये कमजोर हो जाएगा, तो वो उसको रजिस्टर्ड नहीं करेगा, या रजिस्ट्रीकरण के पश्चात ये किसी अन्य जो सोसाइटी पहले से रजिस्टर्ड है उसको जो है वो प्रतिकूल हो, उसको प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसको कुछ हानि होने की संभावना हो, तो रजिस्टर्ड वो नहीं करेगा। तो ये 2 कंडीशन इसमें से आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक शब्द का विश्लेषण कर रहा हूं। आप यदि इसको ढंग से वीडियो को 2-4 बार देखेंगे तो सारी दिमाग में बैठ जाएगा, और आप एग्जाम में जाकर अगर सिर्फ थोड़ी देर बैठकर सोचेंगे भी, उसमें तो ऑप्शनल वाले प्रश्न रहेंगे, आराम से हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से बस पढ़िए। नेक्स्ट बात करें, जहां रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी को या उसकी उपविधियों को रजिस्ट्रित करने से इंकार कर देता है, वहां वह इंकार संबंधी आदेश पर इंकार के कारणों सहित आवेदन के प्रथम हस्ताक्षरकर्ता को संसूचित करेगा। सीधी सी बात, क्या कह रहा है कि यदि रजिस्ट्रार इंकार कर दिया कि उसको लगा कि भाई ये प्रतिकूल प्रभाव दे सकता है फलाना सोसाइटी को, और उसने रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर दिया, तो वो संबंधी जो आदेश देगा उसमें कारणों का उल्लेख करेगा, और आवेदन पत्र में बताया ना, जो 10-10 लोग आवेदन कर रहे हैं, उन आवेदन में जो प्रथम हस्ताक्षर करता है उसको संसूचित कर देगा कि मैं इस कारण से, ये जो वो लिखित में संसूचित करेगा, बता के नहीं। ठीक है, आदेश के कॉपी के साथ उसके इंकार के कारणों को भी जो है वो बता देगा प्रथम हस्ताक्षरकर्ता को। ठीक है, क्या अब इसमें डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्या सबको भेजेगा? आवेदन में 10 के हस्ताक्षर हैं कि तो 10 को संसूचित करेगा? कई सारे प्रश्न बनेंगे, इसलिए एक एक बिंदु को आप बहुत ढंग से, प्रथम हस्ताक्षरकर्ता को ही संसूचित करेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसी में 3 नंबर, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन के भीतर विनिश्चय करेगा। ठीक है, यदि उसको आवेदन प्राप्त हुआ है, बहुत बढ़िया, रजिस्ट्रीकरण कितने दिन में किया जाएगा? 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। 90 दिन में वो विनिश्चित करेगा, जिस दिन आवेदन प्राप्त हुआ है उसके 90 दिन में, कि उसको रजिस्ट्रीकरण कर देगा या इंकार करना है तो इंकार कर देगा। ठीक है, आगे चलिए। परंतु एक मिनट, परंतु यदि रजिस्ट्रार पूर्वोक्त काल अवधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है, तो वह ऐसी काल अवधि का अवसान होने की तारीख से 15 दिन के भीतर ऐसे आवेदन को अगले उच्च अधिकारी को, और जहां रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है वहां राज्य सरकार को निर्देशित करेगा। यथाशक्ति जो या जिसके द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 2 मास के भीतर निपटारा किया जाएगा, यथाशक्ति ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल रहने पर सोसाइटी और उसकी उपविधियां रजिस्ट्रीकृत कर दी गई समझी जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, रजिस्ट्रार है, ये आर मैंने लिख दिया, रजिस्ट्रार है, इसके पास एक सोसाइटी के सदस्यों ने आवेदन कर दिया। ठीक है, आवेदन किया, ये 90 दिन के भीतर अपना डिसीजन दे देगा। ये इंकार करेगा तो बता देगा प्रथम हस्ताक्षरकर्ता को, और नहीं है तो 90 दिन के अंदर रजिस्ट्रीकृत बता देगा। ठीक है, अब यहाँ जो है वो ये असफल रहता है, आवेदन का निपटारा करने में असफल है,
तो काल अवधि के अवसान होने की तारीख से 15 दिन के भीतर, ये 90 दिन हो गया, उसके 15 दिन बाद काल इसकी समाप्त हो गई 90 दिन, तो उसके 15 दिन के भीतर अगले उच्च अधिकारी को ये जो है वो अगले उच्च अधिकारी को, जहां पर क्या होगा, रजिस्ट्रार होगा, और जहां पर रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है। देखिए, एक तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अलग होगा, तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजेगा, लेकिन रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है तो वह राज्य सरकार को निर्देशित करेगा। ठीक है, किसको, राज्य सरकार को निर्देशित करेगा यथा स्थिति जो या जिसके द्वारा, अब रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास गया या राज्य सरकार के पास ये आवेदन पहुंच गया, ठीक है, तो वो उसका 2 माह के भीतर निपटारा कर देंगे। कितने दिन में, 2 माह में। और यदि 2 माह में ये निपटारा नहीं कर पाता, कोई जवाब नहीं आता, यहां से कोई भी निपटारा नहीं हो पाता, वो जवाब देने में असफल है या कोई भी इसके संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई, तो ऐसे ये आवेदन जो है वो स्वतः ही क्या माने जाएगा, रजिस्ट्रीकृत समझी जाएगी, रजिस्ट्रीकृत समझी जाएगी मित्रों। ठीक है, फिर रजिस्ट्रीकरण के लिए अगर कोई जवाब नहीं आया तो वो स्वतः ही क्या हो जाएगी, रजिस्ट्रीकृत समझी जाएगी। क्लियर है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट देखिए पैरा 4, रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा रजिस्ट्रीकृत समझी गई सोसाइटियों का एक रजिस्टर रखेगा। सिंपल सी है, कितने, वो रजिस्ट्रार का काम ही है, कितनी सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है उसका तो, या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है। देखिए, आप जो उस समय भी समझा रहा था, रजिस्ट्रीकृत समझी गई मतलब ऐसे ये रजिस्ट्रीकरण के संबंध में रजिस्ट्रीकृत नहीं हुआ है, लेकिन ये रजिस्ट्रीकृत समझी जाएगी, तो ये है रजिस्ट्रीकृत समझा जाना। ठीक है, सोसाइटियों का एक रजिस्टर रखेगा रजिस्ट्रार। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हम बात करें धारा 10 की मित्रों। धारा 10 में सोसाइटियों का वर्गीकरण दिया हुआ है। ठीक है, कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक, तो यहां पर देखिए, पहला बात करें, रजिस्ट्रार समस्त सोसाइटियों का वर्गीकरण निम्नलिखित एक या अधिक शीर्षों के अधीन करेगा। वो एक सोसाइटी के अंतर्गत कर सकता है या एक से अधिक शीर्षों के अंतर्गत भी कर सकता है। अर्थात यहां पर देखेंगे हम, देखिए, उपभोक्ता सोसाइटी, कृषि फर्म सोसाइटी, संघीय सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, गृह निर्माण सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, ये सभी सोसाइटियों से संबंधित चीजें हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ी है दोस्तों। कल के क्लास में इन चीजों को हम लोगों ने देखा है, और कल के क्लास में इनकी पूरी परिभाषाएं, मैंने पहले ही इसीलिए कहा था कि परिभाषाएं आपको देखना है, पूरी परिभाषा बहुत ही विस्तृत रूप में समझाई गई है। ठीक है, तो उसको देखिएगा आप लोग। इसके अलावा और भी है, करीब 12 सोसाइटियां यहाँ पर बनेंगी। बहुप्रयोजन सोसाइटी, जिसके बहुत सारे उद्देश्य, उत्पादक सोसाइटी, प्रसंस्करण सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, साधारण सोसाइटी और औद्योगिक सोसाइटी। तो एक शीर्ष सोसाइटी में या एक से अधिक शीर्ष सोसाइटी में इसका वर्गीकरण किया जा सकेगा। अब इसका वर्गीकरण देखिए कौन करेगा, रजिस्ट्रार। कौन करेगा मित्रों, रजिस्ट्रार। इसमें समस्त पावर किसके पास है, रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, वर्गीकरण कर सकता है एक से अधिक सोसाइटियों में। देखिए, इसके बाद देखिए, परंतु किसी विशिष्ट वर्ग की सोसाइटियों की संक्रिया को सुकर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई सोसाइटी उस वर्ग की सोसाइटी के रूप में वर्गीकृत की जाएगी। अब इसको थोड़ा सा समझिएंगे। यहां पर आप सुकर, सुकर मतलब सुअर, आप समझ रहे होंगे कई बच्चे। तो देखिए, सुकर, सुकर का जो अर्थ होता है, सुकर, सु मतलब अच्छा, कर मतलब करना। ठीक है, तो अच्छा करना, अच्छा मतलब सहज करना, सरल करना। ठीक है, या कह लें सुसाध्य करना, जो दुसाध्य है उसको सुसाध्य करना, सहज करना, अच्छा करना, किसी की मदद करना। ठीक है, प्रबंध या व्यवस्था करना, उसके बारे में सुकर करना, अच्छा करना। ठीक है, मतलब वो कार्य दुष्कर था, करने योग्य नहीं था, उसको उसने प्रबंध करके, व्यवस्था करके अच्छा कर दिया, सुसाध्य बना दिया, उसको सुकर कहते हैं। पहले तो ये समझिए। इसके बाद देखिए हम लोग शब्दों पे चलते हैं। परंतु किसी विशिष्ट वर्ग की सोसाइटियों की संक्रिया, संक्रिया मतलब उसके कार्य को सुकर बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए के उद्देश्य से बनाई गई सोसाइटी उस वर्ग की सोसाइटी के रूप में वर्गीकृत की जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक, जैसे अब देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है, इसको आप समझिएगा।
अब एक ऐसी सोसाइटी बनाई गई है जो कृषि कर्म सोसाइटी के कार्य को क्या करेगा दोस्तों, सुकर बनाएगा। कार्य को क्या करेगा, सुकर बनाएगा, मतलब सहज करेगा, सरल करेगा। इसके लिए इस सोसाइटी का जो है वो निर्माण किया गया है, इस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण किया गया है। तो इस सोसाइटी को रजिस्ट्रार जो है वो इसी सोसाइटी के अंतर्गत ही रखेगा, ठीक है, जिसके लिए वो सुकर बनाने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है। सिर्फ यही कहना चाह रहा है, मेरे ख्याल से क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट देखें, रजिस्ट्रार की उपधारा 1 क्या कह रहा है। 1 में विनिर्दिष्ट किए गए शीर्षों में से किसी शीर्ष के अधीन आने वाली सोसाइटियों का निम्नलिखित शीर्षों के अधीन और भी वर्गीकरण कर सकेगा, ठीक है। अब ये वर्गीकरण में इसको सिर्फ ध्यान रखिए, उसमें जितनी सोसाइटियां बनी हुई है दोस्तों, ठीक है, 12 सोसाइटियों देखे होंगे, उसमें इसके अंतर्गत वो किसी भी जिसके संबंध में वो सोसाइटी बनाई गई है उसमें ये इन तीनों में से वो किसी भी में डाल सकता है। उसके परिभाषा के अनुरूप वो सोसाइटी किस प्रकार से कार्य कर रही है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, उसके अनुरूप उनको इन 3 शीर्ष में से किसी भी सोसाइटी में वो शामिल कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, रजिस्ट्रार लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी सोसाइटी के वर्गीकरण को एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में परिवर्तित कर सकेगा। अब ये शीर्ष सोसाइटी, यहाँ पर एक शीर्ष सोसाइटी है और ये दूसरा शीर्ष सोसाइटी है, तो रजिस्ट्रार यहाँ से इसको यहाँ पर परिवर्तित कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रजिस्ट्रार। नेक्स्ट देखिए, सोसाइटियों के वर्गीकरण के बारे में रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम होगा। इसके वर्गीकरण रजिस्ट्रार को ही पावर है, ठीक, पूरा पावर यहाँ पर रजिस्ट्रार को ही है मित्रों, वर्गीकरण के संबंध में ही, रजिस्ट्रीकरण के संदर्भ में भी। अब देखिए धारा नंबर 11 नोट, देखिए आने वाली चीजें जो है उसके लिए मैंने नोट करवा दी हैं। उपविधियां आ रही हैं, उपविधियों से क्या अभिप्रेत है, तो उपविधियों से देखिए, उपविधियां जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई हैं, इस अधिनियम के अधीन जो और उप नियम बनाए गए हैं वो उप विधियां कहलाता है, या रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाती हूं तथा जो तत्समय प्रवृत्त हो, जो इस समय जो है, तत् मतलब इस समय, तत्समय प्रवृत्त हो, ठीक है, तो उसको और उनके अंतर्गत उप विधियों का रजिस्ट्री की संशोधन आता है। उप विधियों में संशोधन कैसे होता है वही चीज हम लोग देखने वाले हैं, और इसीलिए मैंने नोट के रूप में डाला है। ये कल का जो है वो मैटर था दोस्तों, इसको मैंने इसलिए डाला क्योंकि उप विधियों का संशोधन पढ़ेंगे और उप विधियों का कोई रजिस्ट्री की संशोधन आता है, ये कहा गया है, तो ये चीज आप रिलेट कर पाए अच्छे से, इसलिए मैंने इसको यहां पर डाला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, सोसाइटियों की धारा 11 में कि उप विधियों का संशोधन कैसे होता है। पहला देखिए, किसी सोसाइटी की उप विधियों का कोई भी संशोधन तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर में दर्ज न किया गया हो। किसी भी सोसाइटी की उप विधियों का कोई भी संशोधन, उप विधियां बनी, नियम बने, उसमें संशोधन करना है तो ऐसे ही नहीं कर देंगे। संशोधन तब तक विधि मान्य नहीं होगी जब तक अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड में दर्ज न किया गया हो, तब तक विधि मान्य नहीं होगी। ये केवल सिंपल एक बार समझिएगा, संशोधन जिस प्रयोजन के लिए प्रस्तावित संशोधन की 4 प्रतियां विहित रीति में रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। तो जो प्रारूप रहेगा, जो हम रजिस्ट्रीकरण के समय 4 प्रतिलिपियां देंगे, उसी प्रारूप में संशोधन किया जाएगा, तभी वो, और वो रजिस्टर्ड में दर्ज होगा, तभी वो क्या कहा जाएगा, उसका संशोधन कहा जाएगा, और उसको रजिस्ट्रार को फिर से भेजी जाएगी 4 प्रतियां विहित रीति में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी अभी चलेगा मित्रों। इससे संशोधन से मेरे ख्याल से आने की संभावना नहीं है, फिर भी रैंडमली एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उपविधियों में संशोधन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी रैंडमली आप समझ लीजिए। तो एक बार क्या है, आप 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे ना, तो आपके दिमाग में वो क्लिक करेगा एग्जाम के समय। यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रतिकूल नहीं है तथा सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के या किसी विद्यमान उपविधियों में से किसी भी उपविधि के प्रतिकूल नहीं है, तो वह उस संशोधन को रजिस्टर्ड में दर्ज कर सकेगा। अब देखिए,
रजिस्ट्रार को भेजेगा। रजिस्ट्रार को जब यह समाधान हो जाएगी जो प्रस्तावित संशोधन है इस अधिनियम के प्रतिकूल नहीं है, उसके बनाए गए जो उपविधियां हैं उसके भी प्रतिकूल ना हो, उसके लक्ष्यों उसके उद्देश्यों के भी प्रतिकूल ना हो, मतलब किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी हानि ना हो। अधिनियम जो है 1960 इसके प्रतिकूल ना हो, उसकी जो उपविधियां उन्होंने जो स्वयं नियम बनाए हैं उसके भी प्रतिकूल ना हो, ठीक है, और इसके लक्ष्य इसके उद्देश्यों के प्रतिकूल ना हो सोसाइटी के, तो वो क्या करेगा, रजिस्टर्ड में दर्ज कर सकेगा ये उपविधियों का संशोधन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर्ड आवेदक सोसाइटी को सुनवाई का अवसर दिए बिना, सेकेंड पढ़िए, थर्ड पैरा पढ़िए दोस्तों। देखिए, रजिस्टर्ड आवेदक सोसाइटी को सुनवाई का अवसर दिए बिना उपविधियों के किसी संशोधन को रजिस्टर्ड में दर्ज करने से इनकार नहीं करेगा। यदि वह किसी संशोधन को रजिस्टर्ड में दर्ज करने से इनकार करने का विनिश्चय करता है तो वह इनकार संबंधी आदेश उस इनकार के कारणों सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के तारीख के 45 दिन के भीतर सोसाइटी को संसूचित करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, यदि वो संशोधन से संबंधित जो है वो प्रस्ताव दिया गया है तो उस प्रस्ताव को वो जो संशोधन रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार नहीं करेगा, उपविधियों का जो संशोधन हुआ है। यदि वह ऐसा किसी भी संशोधन को रजिस्ट्रार इनकार करता है तो इस आदेश के साथ इनकार के कारणों सहित प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख के 45 दिवस भीतर वो संसूचित कर देगा। कितने दिवस? 45 दिवस भीतर के अंतर्गत वो संसूचित कर देगा। ठीक, रैंडमली पढ़ लीजिएगा। परंतु यदि रजिस्ट्रार पूर्वोक्त काल अवधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है तो वह ऐसी काल अवधि का अवसान होने की तारीख से 15 दिन के भीतर ऐसे आवेदन को अगले उच्च अधिकारी को, जहां रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी न हो, वहां राज्य सरकार को निर्देशित करेगा। यथास्थिति जो है इसके द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 2 मास के भीतर निपटारा किया जाएगा और यथास्थिति ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस काल अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल रहने का उपविधियों का संशोधन रजिस्ट्रीकृत कर दिया समझा जाएगा। फिर वही समझा जाएगा क्यों, देखिए 45 दिवस के भीतर यह करेगा। यदि यह नहीं करता है, निपटारा नहीं कर पाता है, तो 15 दिन के भीतर इस आवेदन को अपने उच्च अधिकारी अगर कोई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है तो उसके पास भेज देगा। नहीं, अगर स्वयं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है तो ये जिला राज्य सरकार को निर्देशित करेगा। यथास्थिति जो या जिसके द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख के 2 मास, राज्य सरकार में जो भी अधिकारी नियुक्त होगा उसको 2 मास का समय रहेगा। 2 मास में ये निपटारा कर देगा। यदि 2 मास में ये निपटारा नहीं कर पाता तो वो संशोधन रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा। ये सेम कंडीशन वहां पर भी था, इससे पहले हम लोग धारा 6 में जब देख रहे थे, ठीक है, और इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं धारा 12 के संबंध में। धारा 12 क्या कहती है दोस्तों? धारा 12 उपविधियों के संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति। ठीक है, इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों में अंतर्विष किसी बात के होते हुए भी सोसाइटी के 50% से अधिक सदस्यों के अनुरोध पर, या यदि रजिस्ट्रार यह समझता है कि किसी सोसाइटी की उपविधियों में कोई संशोधन किया जाना ऐसी सोसाइटी के हित में आवश्यक या वांछनीय है, तो वह उस सोसाइटी पर विहित रीति में तामील किए जाने वाले लिखित आदेश द्वारा सोसाइटी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह 60 दिन के भीतर ऐसा संशोधन कर दे। इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों में यदि कोई बात लिखी हुई है तो भी सोसाइटी के सदस्य, यदि 50% से अधिक सदस्यों का अनुरोध होगा तो, या रजिस्ट्रार यह समझता हो कि सोसाइटी के उपविधियों में कोई संशोधन किया जाना सोसाइटी के हित में आवश्यक है या वांछनीय है, या वह इस सोसाइटी पर विहित वांछनीय है, तो वो जो लिखित आदेश द्वारा सोसाइटी से यह अपेक्षा करेगा। रजिस्ट्रार क्या करेगा? लिखित आदेश देगा सोसाइटी को कि वह 60 दिन के भीतर क्या करेगा? ऐसा संशोधन प्रस्तुत कर दे जैसा कि वह अपेक्षित है। ठीक है, जैसा रजिस्ट्रार के द्वारा अपेक्षा की जा रही है वैसा संशोधन जो है वो क्या कर दे? प्रस्तुत कर दे। ये अपेक्षा करेगा उस सोसाइटी से। आर्टिकल 12, कौन सा? आर्टिकल 12 दोस्तों, उपविधियों के संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति जो है रजिस्ट्रार के पास है। सोसाइटी के 50% से अधिक सदस्यों के अनुरोध पर
जो अधिनियम या नियमों या उपविधियों में लिखा हुआ है उस बात के होते हुए भी जो है वो संशोधन किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका दूसरा नंबर बिंदु क्या कहता है। तो यदि वह सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर संशोधन करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार उस सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और ऐसी शीर्ष संघीय सोसाइटी की जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए राय मांगने के पश्चात ऐसा संशोधन रजिस्टर्ड कर सकेगा और उसकी एक प्रमाणित प्रति ऐसी सोसाइटी को जारी कर सकेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रार जो है उनको सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और शीर्ष संघीय सोसाइटी जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित है उससे राय मशवरा करेगा और अंत में जो है वो संशोधन वो अपेक्षित कर रहा था उसको रजिस्टर्ड कर सकेगा। तो सुनवाई भी करेगा। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा जो अधिनियम के द्वारा शीर्ष सोसाइटियां हैं उससे राय मशवरा भी करेगा और उसको जो है वो संशोधन को रजिस्टर्ड कर सकेगा और उसकी एक प्रमाणित प्रति ऐसी सोसाइटी थी उसको जो है वो उसकी एक प्रमाणित प्रति जो क्या करेगा जारी कर सकेगा, ठीक है। परंतु इस धारा के उपबंध नगरीय सहकारी बैंकों के मामलों में लागू नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा धारा 12 के उपबंध जो है वो नगरीय सहकारी बैंकों के मामलों में लागू नहीं होते हैं, ठीक। धारा 12 के उपबंध नगरीय सहकारी बैंकों के मामलों में लागू नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आर्टिकल 12 मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम देखें धारा 13 और 14। धारा 13 और 14 क्या कहना चाहता है। नाम को बदलना है तो बदल सकते हैं, ठीक है। कोई सोसाइटी यदि अपनी उपविधियों में संशोधन करके अपना नाम तब्दील कर सकेगी, बदलना चाहता है, सोसाइटी का नाम कुछ रखा हुआ है समझ नहीं आ रहा बदलना चाहता है, बदल सकता है उपविधियों में संशोधन करके। किंतु ऐसी तब्दीली उस सोसाइटी के या उसके सदस्यों में से किसी सदस्य के या भूतपूर्व सदस्यों के या मृत सदस्यों के किसी अधिकार या उनकी किसी बाध्यता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी और ऐसी तब्दीली उस सोसाइटी द्वारा उसके विरुद्ध किन्हीं विधिक कार्यवाहियों को त्रुटिपूर्ण नहीं बनाएगी और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाहियां जो सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई पूर्ववर्ती नाम से जारी रखी जा सकती हो या प्रारंभ की जा सकती हो उसके नवीन नाम से उसी प्रकार जारी रखी जाएगी या प्रारंभ की जाएगी। तो बदल सकते हैं मित्रों, इसमें संशोधन कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि इससे इसके सोसाइटी के सदस्यों को, बाहर के सदस्यों को, भूतपूर्व सदस्यों को, मृत सदस्यों के किसी अधिकार को, उनकी किसी बाध्यता पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है। और सदस्यों किसी अन्य सोसाइटी पर विधिक कार्यवाही पर मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव कहीं पर भी नहीं पड़ना चाहिए उन सदस्यों के संबंध में सोसाइटी द्वारा उसके विरुद्ध पूर्ववर्ती नाम जारी रखी गई है उसमें या नवीन नाम से किसी प्रकार से जारी रखी गई है उसमें कोई भी प्रभाव ना पड़े कोई भी कार्यवाही में। तो ये आप संशोधन कर सकते हैं, उसका नाम आप बदल सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो नाम किस धारा में बदली जाएगी, 13 धारा में किन किन कंडीशन में बदली जाएगी साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। जिससे किसी भी सदस्य को, मृत सदस्य को, भूतपूर्व सदस्य को, इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को आपको देखना है। सदस्य या भूतपूर्व सदस्यों के या मृत सदस्यों के किसी अधिकार को, उनकी किसी बाध्यता पर कोई प्रभाव नहीं डालना चाहिए। ऐसी तब्दीली उस सोसाइटी द्वारा उसके विरुद्ध किन्हीं विधिक कार्यवाहियों को त्रुटिपूर्ण नहीं बनाएगी और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाहियां जो सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध उसके पूर्ववर्ती नाम से जारी रखी जा सकती हो या प्रारंभ की जा सकती हो उसके नवीन नाम से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए, जारी रखी जाएगी और प्रारंभ की जाएगी। तो आप नाम बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखिए, बात करें कतिपय प्रमाण पत्रों का निश्चायक साक्ष्य होना। ठीक, सिर्फ एक बार पढ़ देता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां कोई सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाती है, रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाती है, वहां रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। ठीक है, रजिस्ट्री की समझी गई है उनको भी और रजिस्ट्रीकृत की जाती है उनको भी जारी करेगा। और ऐसा प्रमाण पत्र इस बात का कि उसमें वर्णित सोसाइटी सम्यक रूपेण, भली प्रकार से, समान रूप से रजिस्ट्रीकृत है, निश्चायक साक्ष्य होगा जब तक कि यह न साबित कर दिया जाए कि उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण बाद में रद्द कर दिया गया है। तो रजिस्ट्रार
जो रजिस्ट्री की सोसाइटी है उसको भी, या जो रजिस्ट्री की समझी गई है उसको भी। ये समझा जाना क्या है अभी हम लोगों ने देख चुका है। एक प्रमाण पत्र जारी होगा जो इस बात का निश्चायक होगा जब तक कि वह रजिस्ट्री की समझी जाएगी, जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि सोसाइटी का जो रजिस्ट्रीकरण बाद में किन्हीं कारणों की वजह से रद्द नहीं कर दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रमाण पत्र जारी करेगा रजिस्ट्रार दोनों को। परंतु जहां अब यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रजिस्ट्री की सोसाइटी को ही जारी की जाती है? गलत, रजिस्ट्री की समझी जाने वाली सोसाइटी को भी जारी की जाती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। परंतु जहां कोई सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाती है, वहां रजिस्ट्रार उसके रजिस्ट्रीकृत किए गए समझे जाने की तारीख से 60 दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। मैंने बताया था रजिस्ट्रीकरण के संबंध में, यदि राज्य के पास चला गया है, राज्य ने 2 माह के भीतर जवाब नहीं दिया तो वो रजिस्ट्री की समझी जाएगी। तो ऐसी समझी गई सोसाइटियों को वो रजिस्ट्रार क्या करेगा, जिस दिन उसका डेट खत्म होगा उसके 60 दिन के भीतर ये प्रमाण पत्र जारी कर देगा कि वो रजिस्ट्रीकृत है। क्लियर? चलिए, बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर मित्रों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कोई भी सोसाइटी जब तक कारोबार प्रारंभ नहीं करेगी जब तक कि उसने उपधारा के एक अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र अभिप्राप्त न किया हो, और ऐसी सोसाइटी का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो उस उपधारा के उल्लंघन में कारोबार कर रहा है, ऐसे कारोबार में उपगत किए गए समस्त दायित्वों के लिए वो पृथक पृथक दायी होगा। ठीक है, अब जब तक प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता तब तक कोई भी सोसाइटी जो है वो कारोबार नहीं करेगी। यदि वो कर रही है तो वो जो वहां के लोग कर रहे हैं वो पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे, सीधी बात। नेक्स्ट, तीसरा, जब रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार पढ़िएगा, जब रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी की उपविधियों के किसी संशोधन को धारा 11 या 12 के अधीन रजिस्टर में दर्ज करता है तो वह उस संशोधन की, जो कि उसके द्वारा रजिस्टर में दर्ज किया गया हो, एक प्रतिलिपि उस सोसाइटी को देगा, जो कि इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह संशोधन रजिस्टर में सम्यक रूपेण दर्ज की गई है। इसको पहले पढ़ चुके हैं, आप जाके देखेंगे इसी वीडियो में पहले ही। एक साक्ष्य देना पड़ेगा, संशोधन किया है तो एक प्रमाण पत्र संबंधित सोसाइटी को रजिस्ट्रार उपलब्ध कराएगा कि इसमें संशोधन किया गया है। जहां कोई सोसाइटी अपना नाम धारा 13 के अधीन तब्दील करती है, वहां रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को तदनुसार संशोधित करेगा। इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि नाम की वह तब्दीली रजिस्टर में सम्यक रूपेण दर्ज कर चुका है। नाम तब्दील किया है तो रजिस्टर के जो प्रमाण पत्र हैं उसमें सभी में उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जानते ही हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्री किया है, अब नाम बदल दिया तो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सब में नाम बदलने पड़ेंगे ना भाई। चलिए, तो ये धारा 15 और धारा 16 पर हम लोग चर्चा करेंगे। 15 क्या कहता है, सोसाइटी के दायित्व का परिसीमित से अपरिसीमित में या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील किया जाना। ठीक है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है बोला हूं उसको तो आप नोट्स बना के पढ़ेंगे, जो नहीं है उसको भी रैंडमली 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। अगर एसेसन कथन कारण में ऐसे क्वेश्चन देना होगा दोस्तों तो इसमें से उठा लेगा, फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। इसीलिए मैंने एक एक धारा का विश्लेषण किया हुआ है, तो आप निश्चिंत रहिए। धारा 11 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए कोई सोसाइटी अपनी उप विधियों में संशोधन करके अपने दायित्व को परिसीमित से अपरिसीमित में या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील कर सकेगी। संशोधन करके धारा 11 के उपबंधों के अध्ययन संशोधन जो है उपविधियों का उसमें करके परिसीमित से अपरिसीमित और अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील कर सकेगी। वो जो संशोधन हम धारा 11 में देखे थे उसके अधीन ये किया जा सकता है। कोई ऐसा संशोधन रजिस्ट्रार द्वारा तब तक रजिस्टर्ड में दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाए कि क्या, आगे देखते हैं क्या समाधान होना चाहिए रजिस्ट्रार के दर्ज करने के लिए। 1, सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को अथवा किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को जिसके की हित पर रजिस्ट्रार की राय में उस तब्दीली का प्रभाव पड़ सकता है 21 दिन की सूचना दी जा चुकी है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, आप दोनों को स्टेटमेंट को एक साथ देखिए। ठीक है, संशोधन का जो है वो अधिकार दिया गया है धारा 11 में। ठीक है, अब जो भी अधिकार में परिवर्तन करना है, दायित्व में परिवर्तन करना है, ठीक है, तो ऐसे संशोधन रजिस्ट्रार में
तब तक दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि जो संशोधन किया जा रहा है उससे जिस व्यक्ति को प्रभाव पड़ता है, सदस्य को प्रभाव पड़ता है, व्यक्तियों के वर्ग को प्रभाव पड़ता है या किसी व्यक्ति के हित को प्रभाव पड़ता है, रजिस्ट्रार की राय में, रजिस्ट्रार जो है उसकी राय में, तो उस तब्दीली का प्रभाव जब वो बदल जाता है, संशोधन कर दिया गया, उसकी तब्दीली का प्रभाव पड़ रहा है, उसको 21 दिन पहले सूचना यदि नहीं दी गई है तो वो संशोधन नहीं किया जा, रजिस्टर्ड में दर्ज नहीं होगा। 21 दिन पहले उसकी सूचना दी जाएगी। प्रत्येक ऐसे सदस्य या व्यक्ति के मामले में जो रजिस्ट्रार की राय में सूचना पाने का हकदार है उसको वो सूचना 21 दिन पहले देगा। उस तब्दीली के लिए या तो उसकी अनुमति अभी प्राप्त कर ली गई है या तो इस तब्दीली संशोधन किया जा रहा है तो उसके लिए या तो जो संबंधित प्रभावित व्यक्ति है उससे अनुमति जो है वो प्राप्त कर ली गई है या सूचना की तारीख के 21 दिन के भीतर उसके द्वारा आपत्ति न किए जाने के आधार पर अभिप्राप्त हो गई समझी जाती है। ठीक है, तो उसने या तो उसको क्या बोला है, अनुमति अभिप्राप्त कर ली गई है, अनुमति दे दी गई है तब्दीली की, या तो उसकी अनुमति मिल गई है, या सूचना तारीख के 21 दिन के भीतर उसके द्वारा आपत्ति न किए जाने के आधार पर अभिप्राप्त हो गई है, या 21 दिन हो गया है उसने कोई आपत्ति नहीं किया है, तो यदि उसने आपत्ति तो क्या है वो संशोधन रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, यदि उसने आपत्ति कर दी गई है, उसने आपत्ति की है तो फिर क्या होगा देखिए, यदि उसने आपत्ति की है तो उस दशा में जबकि वह सदस्य है वह अनुज्ञा दे दी गई है कि वह अपना अंश वापस ले ले। यदि वो सोसाइटी का सदस्य है तो अपना अंश वापस ले ले। दूसरा, उस दशा में जबकि वह लेनदार है आपत्ति प्राप्त होने की तारीख से 3 मास के भीतर उसके ऋण या दावे को रजिस्ट्रार के समाधान प्रद उन्मोचित कर दिया गया है। उन्मोचित का अर्थ होता है दोस्तों मुक्त करना, किसी संकट में है, कोई दिक्कत में है तो उसको उस दिक्कत से निकालना। तो यदि इसको दिक्कत है, वह लेनदार है, उसको लेना है, तो वो आपत्ति प्राप्त होने की तारीख से 3 मास के भीतर उसके ऋण या दावे को रजिस्ट्रार समाधान करेगा और समाधान कर उन्मुक्त कर दिया है या समाप्त कर दिया गया है या प्रतिभूत कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में वो तब्दीली रजिस्टर्ड होगी। नेक्स्ट, परंतु रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की दशा में इस उपधारा द्वारा अपेक्षित की गई सूचना दिए जाने से अभिमुक्ति अभिलिखित किए जाने वाले विशेष कारणों से प्रदान कर सकेगा। ये छोड़ो, आप यहाँ तक याद रखो। ठीक है, यहाँ तक आप याद रखेंगे कि वो रजिस्ट्रार द्वारा जिसको भी दिक्कत था, जिसको भी लेना था, उसका जो है वो प्रकरण से वो मुक्त कर दिया गया हो, उसको जो भी है वो प्रतिभूत कर दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है, तो जो तब्दीली है वो रजिस्ट्रीकृत होगी। चलिए आगे जो धारा हम लोग देखेंगे वो है सोसाइटियों का पुनर्गठन। देखिए मित्रों, ये जो सहकारिता विभाग का जो पेपर निकला है वो आसान नहीं है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट इसमें क्लियर करने हैं, पीएससी से संबंधित सारी चीजें हैं। ठीक, और जो पाठ्यक्रम है, और यहाँ पर आप पे स्केल देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पे स्केल आपको प्रोवाइड करा रहा है। और ऐसी स्थिति में आप अगर ये सोचें कि लॉलीपॉप है ऐसी हमारा लग जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो फिर वो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, आपको रगड़ के मेहनत, ये एक एक नंबर के लिए मेहनत करना है अगर आप एलिजिबल हैं। और एक बार लगने के बाद जीवन भर जो है वो ये आपको एक ही बार का मेहनत है, उसके बाद तो आप जीवन भर बैठ के खाएंगे ना, फिर थोड़ी किसी को देंगे। ये लाइफ बना देगा, मान सम्मान पैसा सब दे देगा, बशर्ते आपको अभी पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। मेहनत से जी चुराने से काम नहीं चलेगा मित्रों, इसीलिए बिल्कुल हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी जो है वो मेहनत करिए। चलिए, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, 1-2 बार देखिए, इसका नोट्स बनाइए, ये 25 नंबर दिलाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 16, सोसाइटियों का पुनर्गठन। अगर सोसाइटियों का पुनर्गठन करना है तो कैसे किया जाएगा, इसका भी देख लीजिए, इसके संबंध में भी प्रावधान है। पुनर्गठन करना है तो इस धारा में पहला
का देखिए प्रभावी सोसाइटी से, अब इसमें दो सोसाइटी आएगी। सोसाइटियों का पुनर्गठन करेंगे तो एक प्रभावी सोसाइटी, जो सोसाइटी प्रभावित हुई है पुनर्गठन करने से, और दूसरा परिणाम सोसाइटी। परिणामी सोसाइटी वह सोसाइटी जो किसी के परिणाम स्वरूप बना है, अभी देखेंगे। तो प्रभावी सोसाइटी से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट की गई रीतियों में से किसी भी रीति में स्वयं का पुनर्गठन करने का विनिश्चय करती है। कोई सोसाइटी है वो कुछ दिक्कत की वजह से स्वयं का वो पुनर्गठन करना चाहती है, तो वो सोसाइटी प्रभावी सोसाइटी। परिणामी सोसाइटी से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो पहला उपधारा 2 के खंड के अधीन सम्मेलन, ये समामेलन है, समामेलन के परिणाम स्वरूप बनी है। समामेलन मतलब और सोसाइटियों के मिलने की वजह से बनी है, या कोई सम्मेलन हुआ उसके वजह से बनी है, ठीक है। तो ये परिणामी सोसाइटी कहलाएगी। जिसको कि प्रभावी सोसाइटियों की आस्तियां एवं उनके दायित्व उपधारा के खंड के अधीन पूर्णता या भागता अंतरित किया गया हो, ठीक है। वे जिसको जो प्रभावी सोसाइटियां हैं वो परिणामी सोसाइटी को की प्रभावी सोसाइटी की आस्तियां मतलब समस्त जो उसके संपत्ति है दोस्तों, संपत्ति को कहते हैं, संपत्ति या दस्तावेज जो भी है ना, ये सारा का सारा क्या किया गया है, ये उनके दायित्व को, उनके कार्य को क्या किया गया है, उपधारा 2 के खंड ख के अधीन पूर्णतः, थोड़ा सा या भागतः अंतरित किया गया हो, दिया गया हो, अंतरित किया गया हो, ठीक है। अंतरण करना, एक हाथ से दूसरे हाथ में अंतरण करना, तो वो क्या होगा, परिणामी सोसाइटी होगा जिसको दिया गया है। क्लियर। आस्तियां मतलब संपत्ति, दस्तावेज, उसके पास जो उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसको आस्तियां कहते हैं, ठीक। तीसरा, जो उपधारा खंड के ग के अधीन विभाजन के परिणाम स्वरूप बनी हो, ठीक है। अब उसका विभाजन हुआ हो दोस्तों, ठीक। एक सोसाइटी थी, उसको विभाजन करके उसको 2 भागों में बांट दिया, अलग अलग सोसाइटियां बनी, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, परिणामी सोसाइटी कहेंगे। आपको ढंग से सीधा प्रश्न पूछेगा, परिणामी सोसाइटी के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, लंबे से फंसेंगे। देखिए, तो इन चारों को आप बहुत ढंग से याद रखेंगे। जो खंड उपधारा 2 के खंड घ में यथा उपबंधित वर्ग की तब्दीली के परिणाम स्वरूप बनी हो, ठीक है। तो उपबंधित वर्ग की तब्दीली के परिणाम स्वरूप बनी हो, तो वो भी जो है वो क्या होगी दोस्तों, क्या होगी, सोसाइटियों, परिणामी सोसाइटी कहलाएगी। अब ये उपधारा 2 के खंड क ख ग घ क्या है वो आगे दिया हुआ है, आप आगे उसको आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये जो टर्म्स क ख ग घ था वो समझेंगे। देखिए, ये उपधारा 2 है, ठीक है, ये उपधारा 2 है जो आप देख रहे हैं, यही है उपधारा 2। अब इसी में जो है क ख ग घ की जो है वो बातें की गई है। क्या क्या है, देखिए, क, कोई सोसाइटी स्वयं को किसी अन्य सोसाइटी के साथ सम्मिलित करके, ठीक है, सोसाइटी के साथ सम्मिलित करके वो क्या हो जाएगी, परिणामी सोसाइटी। दूसरा ख देखे, अपनी आस्तियों या दायित्वों को किसी अन्य सोसाइटी को पूर्णता या भागता अंतरित करके, इसके ऊपर जस्ट देखे ख में हम लोगों ने, वो भी क्या कहलाएगी, परिणामी सोसाइटी कहलाएगी, ठीक है, परिणामी सोसाइटी कहलाएगी। ग, स्वयं को 2 या अधिक सोसाइटियों में विभाजित कर देना, एक सोसाइटी है 2 अलग अलग सोसाइटियों में बच गया या 3 सोसाइटियों में बट गया, वो भी परिणामी सोसाइटी कहलाएगी। घ, स्वयं को किसी ऐसे वर्ग की सोसाइटी के जिसका कि उद्देश्य सोसाइटी के उस वर्ग से तत्वतः भिन्न न हो, जिसके की अधीन उसका वर्गीकरण इस अधिनियम के अधीन किया गया है, रूप में संपरिवर्तित करके स्वयं को पुनर्गठित करने का विनिश्चय इस प्रयोजन के लिए आयोजित किए गए विशेष साधारण सम्मेलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किए गए संकल्प द्वारा कर सकेगी। मतलब जो कुछ सोसाइटी बनी हुई है, सिंपल। चौथा नंबर घ क्या कहना चाह रहा है, जो सोसाइटी बनी हुई है उस सोसाइटी के उस वर्ग से तत्वतः भिन्न न हो, मतलब जो वो वर्ग था, जो उसके नियम कानून थे, जो उसका उद्देश्य था, वो अधिनियम था, उससे भिन्न ना हो, उस अधिनियम के तहत ही हो, वो जब आगे बढ़े, अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रही हो उसी रूप में, और इसके लिए वो स्वयं को पुनर्गठित करना चाहती हो, ठीक है। तो ये सम्मेलन बुलाएगा, वो अपने सदस्यों के सम्मेलन बुलाएगा, और उस सम्मेलन में मतदान करने वाले सदस्य जो है, जो वहां पर उपस्थित है, उसके 2/3 बहुमत से पारित किया गया
ठीक है, उसके 2/3 बहुमत से पारित किया गया तो संकल्प पारित कर सकेगा, और संकल्प पारित हो गया तो वो क्या कहलाएगी, वो उससे बनी हुई सोसाइटी वर्गीकरण के द्वारा परिणामी सोसाइटी कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ उसके सदस्य द्वारा भी किया जा सकता है, जिसको हम लोगों ने घ में देखा था। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा मित्रों, नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। परंतु कोई ऐसी भी विनिश्चय तब तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक कि रजिस्ट्रार द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाए। रजिस्ट्रार उसका अनुमोदन करेगा तभी प्रभावशील होगा, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे देखें, परंतु यह और भी कि किसी सहकारी बैंक के मामले में रजिस्ट्रार अपना अनुमोदन रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से ही देगा। ठीक है, लेकिन जहां पर सहकारी बैंक का मामला आएगा, सहकारी बैंक का, वहां पर रजिस्ट्रार जो है वो लिखित अनुमति लेगा आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और उसकी पूर्व मंजूरी से ही जो है वो उसका क्या करेगा, अनुमोदन करेगा। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे, सहकारी बैंक के मामले में आरबीआई से लिखित मंजूरी के बाद में। ठीक, इसका उपधारा 2 में तीसरा पॉइंट है, इसमें उपधारा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि लोक हित में या प्रभावित सोसाइटियों के सदस्यों के हित में यह अत्यावश्यक है कि किसी सोसाइटी के उचित प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, तो वह यह निर्देश दे सकेगा कि कोई सोसाइटी या सोसाइटियां उपधारा 2 में उपदर्शित की गई रीतियों में किसी भी एक या अधिक रीतियों में स्वयं को पुनर्गठित कर सकता है। तो रजिस्ट्रार को लगता है कि इससे बनने से इसके सदस्यों को, इस सोसाइटी को, इसके या अन्य सोसाइटियां इससे निर्मित होने से, वर्गीकरण होने से सबको लाभ होगा। ठीक है, उचित प्रबंध किया जा सकेगा सुनिश्चित करने के लिए इसके कार्यों को, इसके दायित्वों को। तो ये क्या कर सकेगा, जो है वो रीतियों में, किसी भी एक या अधिक रीतियों में स्वयं का वो क्या करेंगे, पुनर्गठित कर सकेंगे, यदि रजिस्ट्रार को समाधान हो जाता है, रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है तो। ठीक है, सिंपल है, रजिस्ट्रार को लगने पर भी हो जाएगा। परंतु किसी सहकारी बैंक के मामले में रजिस्ट्रार कोई निर्देश रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, परंतु यह और भी कि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अंतिम आदेश दिए जाने के पूर्व संबंधित प्रत्येक सोसाइटी को पुनर्गठन की प्रस्तावनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर भी दिया जाएगा। मतलब रजिस्ट्रार अंतिम आदेश देने से पूर्व उनको बुलाकर उनकी राय भी पूछेगा कि भाई आप इससे सहमत हैं कि नहीं है। ये एक अच्छी प्रक्रिया है, खैर ये एग्जाम में पूछे जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, बट आप ध्यान रखेंगे। यथा स्थिति 4 नंबर 4 पैराग्राफ, यथा स्थिति उपधारा 2 के अधीन विनिश्चय या उपधारा 3 के अधीन रजिस्ट्रार के निर्देश के अनुसार किसी सोसाइटी के पुनर्गठन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि विहित की जाए। ठीक है, खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दे। 5वां, यदि उपधारा 2 या 3 के अधीन के किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उसकी सूचना ऐसे समस्त व्यक्तियों को दी जाएगी। प्रत्येक ऐसी व्यक्तियों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वह या तो परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों का सदस्य बन जाए अथवा प्रभावी सोसाइटी के संबंध में यथा स्थिति अपने अंश या हित या सौदों के संदाय की मांग करे। और इस विकल्प का प्रयोग ऐसी सूचना जारी होने के तारीख से 1 माह के भीतर किया जाएगा। वर्गीकरण किया जा रहा है, सिंपल सी बात है। यदि कोई व्यक्ति को प्रभाव पड़ता है तो प्रभाव पड़ना संभव हो तो उसको सूचना दी जाएगी, व्यक्ति को दी जाएगी, और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को विकल्प भी दिया जाएगा कि जो वर्गीकरण हो रहा है, जो नई सोसाइटियों का पुनर्गठन हो रहा है, या तो वो उन पुनर्गठित सोसाइटियों को ज्वाइन कर ले, या जो प्रभावित सोसाइटी है, जो सोसाइटी पहले थी उसके अंदर से निकल कर है, उस सोसाइटियां बन रही है, वो प्रभावित सोसाइटी है जिसमें वो सदस्य था, वहां पर जो अपने अंश की मांग करे। ठीक है, जो अपना उसका अंश लगा हुआ है उसकी वो मांग कर सकता है। और ऐसा प्रयोग जो है वो केवल सूचना जारी होने के तारीख से 1 मास के भीतर उसको करना होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए, ये मित्रों एमसीक्यू सीरीज आएगी तो और भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, कोई भी पुनर्गठन तब तक अंतिम नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जिसके की हित पर प्रभाव पड़ना संभाव्य है अनुमति अभी प्राप्त न कर ली गई हो, या उसे दिए गए विकल्प का उसके द्वारा प्रयोग न किए जाने के
आधार पर अभिप्राप्त हो गई न समझी जाती है। और इसके अतिरिक्त जब तक कि उन व्यक्तियों के जिन्होंने उपधारा 5 के अधीन अपने अंशों या हितों के सौदों के संदाय की मांग करने के विकल्प का प्रयोग किया हो, समस्त दावों की पूर्णतः पूर्ति न कर दी गई हो। जो भी लोग प्रभावित हैं उनकी मांगे, उनकी जो है वो अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, तब तक जो है वो कोई भी पुनर्गठन नहीं होगा, चाहे वो किसी भी धारा के अंतर्गत हो। इसको आप शॉर्टली याद रखें। पूर्णतः पूर्ति कर दी गई हो, समस्त दावे निपटा दिए गए हों, अनुमति अभी प्राप्त कर ली गई हो, वो अपने प्रभावितों से, जो प्रभावित सोसाइटी से वो अपने अंश को मांग लिया हो, तब जो है वो पुनर्गठन होगा, अन्यथा नहीं होगा। किसी को भी दिक्कत है तो पुनर्गठन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 7वां क्या कहता है, धारा 16 का उपधारा 7। इस धारा के अधीन प्रत्येक परिणामी सोसाइटी का गठन उसकी संपत्ति, शक्तियां, अधिकार, हित, प्राधिकार, कर्तव्य और बाध्यताएं ऐसी होगी जैसी पुनर्गठन स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए। और पुनर्गठन की प्रत्येक स्कीम में ऐसे परिमाणी, अनुसांगिक और अनुपूरक उपबंध होंगे जैसा कि रजिस्ट्रार के राय में ऐसी योजना कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो। कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल भी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। ये क्या लिख रहा है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 या भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 अधिनियम में अंतर किसी बात के होते हुए भी किसी सोसाइटी का कोई ऐसा संकल्प जो रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा 2 के अधीन अनुमोदित कर दिया गया हो, या कोई ऐसा आदेश जो रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा 3 के अधीन पारित किया गया हो, प्रत्येक प्रभावित सोसाइटी की आस्तियों, दायित्वों को संबंध परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों में निहित करने के लिए पर्याप्त हस्तांतरण होगा। और ऐसा निहित किया जाना पुनर्गठन स्कीमों के उपबंध के अत्यधीन होते हुए रहते हुए होगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, वो कैसे कैसे किया जाना है उसके संबंध में है। जो हम स्टार्टिंग में जो हम लोग धाराएं पढ़ी कि कैसे होता है और किन किन भागों में बंटता है, प्रभावित सोसाइटी क्या होगी, परिणामी सोसाइटी क्या होगी, उन चीज़ों को आप देखिएगा। इसको एक बार रैंडमली पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बता दिया है। सोसाइटियों के पुनर्गठन का परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी अधिकार या बाध्यता पर किसी भी रीति में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा पुनर्गठन उस सोसाइटी या उन सोसाइटियों द्वारा अथवा उसके या उनके विरुद्ध किन्हीं विधिक कार्यवाहियों को त्रुटिपूर्ण नहीं बनाया जाएगा। कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाही जो कि पुनर्गठन के पूर्व यथा स्थिति सोसाइटी या अन्य सोसाइटियों द्वारा उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकती थी, प्रारंभ की जा सकती थी, परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों द्वारा अथवा उसके या उनके लिए चालू। सिंपल सी बात है, ये पुनर्गठन जो होगा उसमें जो भी कार्यवाहियां चल रही थी, जिसके विरुद्ध कार्य किया जा रहा था, कोई कार्य प्रारंभ किया जाना था, वो यथावत चलेगी, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा सोसाइटी के पुनर्गठन से। सिंपल सी बात है, ठीक है, इसको समझेंगे आप। ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने का आवश्यकता नहीं है, वो पॉइंट्स कोई नहीं है। मतलब आप सीधा ये समझिएगा कि उस पुनर्गठन से किसी भी कार्यवाही, मतलब जो अपना सोसाइटी की कार्यवाही किसी के विरुद्ध चल रही थी या किसी को लेकर चल रही थी, कुछ काम चल रहा था, तो उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो यथावत ही चलती रहेंगी पुनर्गठन के बाद भी। देखिए नेक्स्ट देखिए, जहां कोई 2 या अधिक सोसाइटियां समामेलित की गई हो, कोई सोसाइटियां विभाजित या समपरिवर्तित की गई हो, विभाजित की गई, उसका आगे बढ़ाया गया है। ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह समामेलित सोसाइटी या समपरिवर्तित सोसाइटी के या उन नवीन सोसाइटियों के जिनमें कि वह सोसाइटी विभाजित की गई है, रजिस्ट्रीकरण की तारीख को रद्द कर दिया गया है। जो सोसाइटी थी वो जिस दिन नई सोसाइटी बनना है, सोसाइटी विभाजित की गई, वो रजिस्ट्रीकरण की तारीख को ही रद्द कर दिया समझा जाएगा, ठीक है, जिससे वो अलग होकर बनी है। ये सिंपल सी बात इसमें दी गई है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, नई सोसाइटी बन गई तो उसको उसी दिन से रद्द माना जाएगा जिस दिन उसका रजिस्ट्रीकरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 11, जहां किसी भूबंधक बैंक को केंद्रीय बैंक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। भूबंधक बैंक ऐसे पुनर्गठन की प्रत्येक स्कीम सर्वधारण की जानकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। बिल्कुल, राजपत्र पुनर्गठन होगा तो इसको राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसी बस को याद रखिए। इसमें से 16 का सोसाइटियों द्वारा सहयोग, देखिए कोई भी सोसाइटी किसी भी सरकार के उपक्रम या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम के साथ किसी विशेष
कारोबार के लिए जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता, विपणन और प्रबंधन विशेषता सम्मिलित है, सहयोग करेगा। सोसाइटी सरकार को पूर्णतः सहयोग करेगा किसी भी क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, किसी सरकारी उपक्रम हो या कोई भी चीज हो, उसको पूरी तरह से कारोबार के संबंध में, विपणन के संबंध में, प्रबंधन के संबंध में, जो है व्यापार के संबंध में पूरी तरह सहयोग करेगा सरकार को 16 का के तहत। 16 खा क्या कहता है? सोसाइटियों की भागीदारी। कोई भी 2 या 2 से अधिक सोसाइटियां ऐसी प्रत्येक सोसाइटी के साधारण सम्मेलन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उपविधियों के अधीन किसी भी अनुज्ञेय विशिष्ट कारोबार में भागीदारी की संविदा ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर जो कि पारंपरिक रूप से कराए जाए कर सकेगी, जहां इस प्रकार की भागीदारी कोई नया संगठन बनाने की अपेक्षा करती है, वह भाग लेने वाली सोसाइटियां सदस्य रहेंगी। इंपॉर्टेंट नहीं है, 16 खा से प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। 16 का देखिए, लोकहित में पुनर्गठन योजना बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। अभी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्दिश किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार का रजिस्ट्रार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में या विकास कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी सोसाइटी या सोसाइटियों का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है, राज्य सरकार को, ठीक है, रजिस्ट्रार से रिपोर्ट प्राप्त करता है और उसको यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में विकास कार्यक्रम में इसका पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है, तो राज्य सरकार ऐसी पुनर्गठन स्कीम बना सकेगी जैसा कि वह आवश्यक समझे। तो राज्य सरकार बना सकती है जैसा उसको समझ में आता है। उपरोक्त स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी कर सकेगा। सिंपल सी बात है, राज्य सरकार को लगे तो बना सकता है, परंतु यह भी किसी सहकारी बैंक के मामले में रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी। पुनर्गठन स्कीम में निम्नलिखित के संबंध में उपबंध होंगे। पुनर्गठन रीति, क्या उपबंध होंगे भाई, उसको भी देख लेते हैं। आज 16 नंबर, पुनर्गठन स्कीम में निम्नलिखित के संबंध में उपबंध होंगे। पुनर्गठन की रीति, पुनर्गठन की प्रक्रिया, पुनर्गठन होगा जो भी राज्य सरकार करेगी उसकी रीति क्या होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, सदस्यता, रजिस्ट्रेशन, प्रबंध, आस्तियां, दायित्व, शक्तियां, अधिकार, हित, कर्तव्य, कर्मचारी विंदसा, सोसाइटियों की सेवा की शर्तें जो पुनर्गठन के पश्चात बनाए गए हों, वो सारा का सारा इसमें जो है वो पुनर्गठन स्कीम में होगा। ठीक है, कि उसकी रीति क्या होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसकी शक्तियां क्या होगी, अधिकार क्या होंगे, हित क्या होंगे और कर्तव्य क्या होगा। तो ये था दोस्तों आज का जो धारा हम लोगों ने 6 से लगाकर पूरा का पूरा 16 कंप्लीट पढ़ा है। इसमें बहुत सारी जो जानकारियां थी, बहुत सारी जानकारियां इंपॉर्टेंट है और जिसको मैंने छोड़ने के लिए बोला उसको छोड़ दीजिएगा और एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए इसको पढ़िएगा। कहीं कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा और वीडियो को प्लीज, मेहनत बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो यदि आप लाइक कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लाइक करिए, कमेंट्स तो जरूर करिए और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिलता रहे। ये फ्री क्लासेस है और कल से शायद आपका हिंदी सीजी लैंग्वेज की क्लास भी हम चालू कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।